हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू मानवा लेके आ चुकी हूँ। तो इस मानवा के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, तुम बेवकूफ़ लड़की, तुम क्यों तैयार हो गई मुझे अपना दिल देने के लिए। जियांग, मुझे प्रॉमिस करो, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने अगले जन्म में इतनी दयालु नहीं बनोगी। और उसके आंसू जियांग से होते हुए एक किताब के ऊपर गिरती है। और वो व्यक्ति बोल रहा था कि तुम्हें एक विलन होना चाहिए जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियांग की आंखें खुलती है। वो अभी भी अनकॉन्शियस थी और वो सोचती है क्या मैं मर चुकी हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जियांग की जो सोल थी वो कहीं पे ट्रैवल करते हुए जा रही थी। और जियांग अभी भी सोच रही होती है कि वो कहाँ पर है। और हमें एक बुक के पन्ने पलटते हुए दिखाए जाते हैं और आवाज़ आ रही होती है कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने शिन परिवार की बेटी को यू परिवार में लाया, ये सब मेरी गलती है। और कोई बोल रहा होता है कि इसे जब तक सीक्रेट रखो जब तक हम शिन को ढूंढ नहीं लेते। और कोई बैकग्राउंड में चिल्ला रहा होता है कि क्या बदकिस्मत है पियांग, इसे तो देहात भेज दो। बैकग्राउंड में एक मेड की आवाज़ आती है जो कि कह रही होती है कि बुरी खबर है, लेडी जियांग के पैर पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। उन्होंने मास्टर पियांग के लिए डाकू से चाकू खा लिया। ये सारी आवाज़ सुनने के बाद जियांग की आंखें अचानक से खुल जाती है और वो सोच रही होती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, उसे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। फिर तो जियांग को याद आता है कि कैसे उसकी मदर ने उसके भाई को अपना दिल देने को कहा था और इसी कारण से उसकी अब डेथ हो चुकी है। और वो सोचती है ये तो बिल्कुल एंशियंट एरा की तरह है और मैं इतनी छोटी क्यों लग रही हूँ। फिर तो जियांग अपने हाथों और पैरों की ओर देखती है और अचानक से उसका सिर दर्द होने लगता है और वो कहती है ये दर्द क्या है और ये मेमोरीज। और फिर तो उसे कुछ याद आता है और वो सोचती है क्या ये हो सकता है। फिर तो वो अपने पैरों की ओर देखती है और कहते हैं कि डाकुओं ने मेरे पैरों को अपंग कर दिया है। फिर तो उसे याद आता है ये तो बिल्कुल उसी नोवेल की तरह है जिसे वो पूरा नहीं पढ़ पाई थी। और फिर तो जियांग सोचते हैं कि वो उसी नाम और उसी विकलांग पैरों वाली हीरोइन कैसे बन सकती है। और फिर तो उसे याद आता है कि वो बिल्कुल किसी काम की नहीं है, वो हीरोइन की राइवल है और अपने रूड बिहेवियर के कारण मारी जाएगी और एक बेकार इंसान से शादी करेगी। फिर तो उसे याद आता है जब असली हीरोइन आएगी जिसे गलत परिवार ने ले लिया है तो मुझे एक धोखेबाज के रूप में देखा जाएगा। फिर तो वो खुद को शांत करते हुए सोचती है कि नहीं, मैंने अपने अगले लाइफ में बहुत कुछ झेला है और मुझे इस एंशियंट वर्ल्ड में ज़िंदा रहना ही होगा। इस हिस्टोरिकल वर्ल्ड में मैं किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करती और कर सकती और अपनी फैमिली के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। और मेरी मदर जिनके दिल में केवल मेरे मरे हुए फादर ही हैं उनके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो अपनी खुद की बेटी को भी कोई परवाह नहीं करते, तो मेरी बात ही अलग है। फिर तो वो अपनी दादी के बारे में सोचते हुए कहती है कि वो भी मेरे किसी काम के नहीं। फिर वो अपने बड़े भाई पिनियन के बारे में सोचती है जिसे मार्कोस की उपाधि प्राप्त है और उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। फिर तो जियांग ये सब सोच रही होती है, वहाँ पर एक मेड आती है और कहती है कि लेडी जियांग, लेडी शू आपसे मिलने आ रही है। फिर तो हमें पता चलता है लेडी शू जियांग की बड़ी बहन है। नोवेल के अंदर उसने जियांग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने का दिखावा किया था और उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करती थी और उसने ज़रूर कुछ अच्छा प्लान कर रखा हो। फिर तो वो मेड से कह देती है कि उसे अंदर आने के लिए कहो। शियू आते ही पूछने लगती क्या आप अच्छे महसूस कर रहे हैं, क्या आपने दवाइयाँ ले ली। आते ही अपना नाटक शुरू कर दिया। जियांग कहने लगती कि मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, डॉक्टर ने कहा है मैं आधे महीने में ठीक हो जाऊँगी। शियू नाटक करते हुए कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसे मुझे भी दुख होता है। वो मन में सोचती है कि उसे अभी भी नहीं पता है कि उसके पैरों के ठीक होने की संभावना नहीं है। अगर मैं उसे ये बता दूँ तो वो हंगामा मचाएगी। वो सोचती है कि अगर उसने मुझे कुछ गलत कहा और दादी को गुस्सा दिलाया तो। पियन ये सब सुन रहा होता है। वो कह रही होती है बहन, अब जब तुम विकलांग हो गई हो तो तुम्हारा क्या होगा। फिर जियांग को महसूस होता है कि बाहर कोई है और उसे याद आता है कि ये नोवेल का ही एक प्लॉट है जहाँ पियन बाहर खड़ा होता है। और ये सब सुनने के बाद जियांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सियू पर हमला करके पियांग के मन के अंदर जो भी जगह बाकी थी उसे भी ख़त्म कर देती है।
फिर तो उसे याद आता है कि रियल स्टोरी में जियान ने क्या किया था। उसने कहा था कि वो पियांग को बचाना नहीं चाहती थी, वो तो बस एक गलती थी और बहुत मूर्खों वाला व्यवहार किया था। और जियांग सोचती कि वो ऐसा नहीं कर सकती अगर उसे परिवार में पैर जमाने हैं तो। अगर उसने ऐसा कहा तो उसे कभी ज़िंदगी में भी पियांग का सपोर्ट नहीं मिलेगा और इसीलिए वो बस आंखें बंद कर लेती है। ये देखने के बाद शिव डोंग रचने लग जाती है। वो कहती है तुम ऐसे मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। शिव मन में कहती है कि तुम बस इतना कह दो कि तुम्हें उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था। वहाँ जियांग हंसने लग जाती है और शिव पूछती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम क्यों हंस रहे हो। जागो, पछतावे के लिए बहुत देर हो चुका है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। पियांग फिर रोने लगती है और कहती है कि वो मेरे अपने भाई है, मुझे ऐसे पछतावा क्यों करना चाहिए। पियांग परिवार की रीढ़ है, उसके बिना हम चाचाओं द्वारा मारे जा चुके होते, ना कि इस वैभव में और अमीरी में जी रहे होते। फिर तो वो कहते हैं कि मैं पियांग को कुछ भी होने देने की अपेक्षा अपने पैरों का विकलांग होना पसंद करूँगी। वो कहती है कि हाँ, मैं उसके साथ हमेशा छेड़छाड़ करता था, लेकिन मैं बस उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। और ये कहने के बाद वो और ज़ोर से रोते हुए कहती है कि उसे मेरे से और अधिक बात करने के लिए कहो। फिर तो शू को भी कुछ नहीं समझ आता और वो कहती है यहाँ पे क्या हो रहा है। शू जियांग जो कि बहुत स्वार्थी और डरपोक थी, वो 3 दिन के अंदर इतनी समझदार कैसे हो गई। फिर तो शो कहती है कि मुझे राहत है कि आप ऐसे विचार रखते हैं और जियांग कहती है कि आप सचमुच में ऐसा सोचते हैं। जिस दिन मैं घायल अवस्था में वापस आई, आप बहुत खुश लग रहे थे। आप हंसे और कहा कि ये उसका हक है, इसके बाद वो अहंकारी नहीं रहेगी। ये सुनने के बाद तो वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला, तुम एक बहुत बड़े साजिश करता हो, तुमने ज़रूर मेरे नौकरों को रिश्वत दी होगी। जियांग कहती है कि शीयू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ईमानदार रही हूँ, जब भी मुझे कुछ अच्छा मिला है मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा है और तुम कुछ गलत करती हो तो मैं तुम्हारा साथ देती हूँ और मैंने तुम्हें हर दिन 5 ताले चांदी के दिए ताकि तुम जीवित रह सको। फिर तो वो पूछती है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया कि तुम मुझे इतना नफरत करते हो। फिर तो शिव कहती है कि तुम एक वैद्य बेटी हो, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, तुम क्या एक रखैल की बेटी के दुख को समझोगी। और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि अब तुम्हारे खुशी के दिन खत्म हो चुके हैं जियांग। और वो कहती है कि सच तो यह है कि तुम एक कमीनी हो। और तभी कोई पीछे से चिल्लाते हुए कहता है चुप हो जाइए। और उस इंसान को देखने के बाद जियांग कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा, वैसे उसे पता ही है ये पियांग है। पियांग आते हुए ही पूछता है उससे कि जियांग, क्या तुम ठीक हो। और वो फिर जियांग को पकड़ते हुए उसे कहता है कि तुम डरो मत। और जियांग उसके गोद में बैठकर रोने लगती है और पियांग गुस्से से उसको देख रहा होता है शिव को और वो कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर तो जियांग उसके ओर हाथ बढ़ाने लगती है और कहती है क्या ये तुम हो पियान। और वो कहता है कि नहीं, ये बस पियान जैसा दिखता है, ये पियान नहीं है। और पियान उसके ओर देखता है और वो रोते हुए सोचती है कि मैं कभी भी अपने भाई को अब नहीं देख पाऊंगी। फ्रेंड, शायद उसकी फर्स्ट लाइफ में भी उसके ब्रदर का नाम पियान ही था। फिर तो वो उसे पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो दोबारा से उसकी ओर देखते हुए उसे कहता है कि जियांग, तुम्हें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जियांग उसके कपड़े को पकड़ते हुए कहती है कि हो सकता है कि वो पियांग नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी बाहें बिल्कुल मेरे भाई की तरह ही गर्म हैं। और फिर वो अपने मन के अंदर अपने भाई को कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ और तुम्हें भी अपना लाइफ एंजॉय करना चाहिए। और वो उसे देखते हुए कहता है कि उसने मेरे लिए चाकू उठाया, अपने भाई की तरह माना और मेरे लिए खड़ी हुई। जियांग उसकी गोद में ही सो गई थी, इसीलिए वो उसे अच्छे से लेटा देता है और वो मन में कहता है कि वो कभी नहीं बदलेगी। और उसके बाद वो पीछे की ओर देखता है और शियू को कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी। वो लोग साइड में कॉर्नर में आ चुके थे जहाँ जियांग पूछता है कि तुम्हें जियांग के बारे में कहाँ से पता चला। फिर तो वो कहती है कि मैंने इस बारे में ग्रैंडमा से सुना था। फिर तो वो पूछता है और तुमने किसी और को तो नहीं बताया। और वो कहती है कि जुआन और जुआन बाई को भी इस बारे में पता है।
और जुआन और जुआन भाई दोनों ही उसके साइड में ही थे। और पियान उनको बुलाते हुए कहता है कि कोई ने जहर दो और मार डालो। और सीयू ने उन दोनों अपनी सहेलियों को ही फंसा दिया था और वो कह रही होती है, लेडी हमें बचा लीजिए। और अपनी मेट्स को ऐसे मरते हुए देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है कि उन्होंने क्या गलत किया उस साधारण सी कमीनी के लिए। और इतना बोलते ही पियान उसे घूर कर देखता है और कहता है कि वो मेरी बहन है, कोई कमीनी नहीं है। और शियू का मुंह वहाँ पे चुप हो जाता है। पियांग उसके आगे जाते हुए कहता है कि मुझे ये बात दोबारा ना कहनी पड़े। अगर ये बात कहीं और पता चली और निकली तुम्हारे मुंह से तो मैं ये बात जाके दादी को बता दूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे दादी का खौफ लगता है और शु मन के अंदर सोचते हुए कहती है कि दादी को बता दूंगा। तुम्हें क्या लगती है दादी मुझे इस कमीनेपन की सज़ा देंगी? मैं ये बात अपनी माँ को बताऊंगी, वो ज़रूर उस कमीने को निकाल देगी। और उसके बाद हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है जहाँ पे शू कह रही होती है कि मदर, मैं जब एक दिन दादी के पास गई थी तो मुझे उस जियांग के बारे में कुछ पता चला है। और हमें शू की मदर दिखाई जाती है जिनका नाम लिन है। लिन कहती है कि वो एक बदमाश है, उसे कुछ ही दिनों में बाहर निकाल दिया जाएगा, ये जानना आपके लिए अच्छा है। उसके बाद शू कहती है, लेकिन प्यान, उसने उस कमीने के लिए मेरे नौकरों को जहर देकर चुप करा दिया है। और वो नाटक करते हुए कहती है कि उसने तो उसे अपनी बहन तक मान लिया है। वो हाथ पटकते हुए कहती है कि ये तो बेतुका सा है, उसे उस बेवकूफ़ की देखभाल करने की जगह अपनी असली बहन की तलाश करनी चाहिए। उसके बाद तो वो अपनी माँ को शांत करवाते हुए कहती है कि गुस्सा मत करो माँ, उस बेवकूफ़ ने तो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से पियान को फंसा लिया होगा। लिन चिल्लाते हुए कहती है कि क्या कमीनी है, उसने किसी और की जगह ले लिया, उससे इसे संतुष्टि नहीं है। परिवार के एक मुखिया के रूप में मैं उसे आज ही बाहर निकाल दूंगी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको इस मानवा का नेक्स्ट पार्ट चाहिए इसके लिए 20 कमेंट कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक करना भी मत भूलना।